नमस्ते बच्चों, मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। आज हम जिस बिंदु की चर्चा करने जा रहे हैं वह है कक्षा 10वीं का पाठ ऋतु वर्णन और जिसके लेखक है सेनापति जी। तो देखिए बच्चों, सेनापति जी का प्रथम पद्यांश हमने अध्ययन किया जिसमें बसंत ऋतु का वर्णन किया गया था और बताया गया था कि बसंत ऋतु को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, इसके संदर्भ में उन्होंने बताया। और हम जानते हैं कि ऋतुओं की अगर बात हो तो ऋतु वर्णन के क्षेत्र में जितना जबरदस्त वर्णन सेनापति जी ने किया है शायद ही कोई कवि इतना कर पाया हो। तो सेनापति जी ने ऋतुओं के वर्णन की श्रृंखला में ही आज जिस ऋतु का वर्णन हम पढ़ेंगे वह रहेगी ग्रीष्म और वर्षा। ग्रीष्म और वर्षा, इस पद्यांश में हम ग्रीष्म और वर्षा दोनों ऋतुओं का अध्ययन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे पद्यांश 1 है, ऋतु 2 है, यह किस प्रकार संभव है? एक पद्यांश में यह कह रहे हैं कि 2 ऋतुओं का अध्ययन करेंगे और सामने लिखा हुआ है एक पद्यांश, तो फिर 2 ऋतुओं का अध्ययन कैसे हो जाएगा? तो देखिए बच्चों, इस पद्यांश की यही विशेषता है, सेनापति जी ने इस पद्यांश में यही विशेषता प्रकट की है कि एक ही पद्यांश में उन्होंने 2 ऋतुओं का वर्णन कर दिया। कौन कौन सी का? ग्रीष्म और वर्षा। अब कैसे किया, उनकी चतुराई क्या है, इसमें उनकी क्या विशेषता रही, उसका हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो मैंने बताया था कि ग्रीष्म और वर्षा का वर्णन है, तो सर्वप्रथम हम इस पद्यांश का ग्रीष्म ऋतु के रूप में व्याख्या करते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के वर्णन के रूप में कवि कहते हैं कि देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर। कि क्षिति का मतलब धरती, धरती, अंबर का मतलब आकाश, जले हैं जलते हैं, जल रहे हैं, चारी ओर छोर, चारों ओर प्रत्येक कोने में, अर्थात चारों ओर प्रत्येक छोर पर प्रत्येक कोने में धरती और आकाश जलते हुए नजर आ रहे हैं। किस ऋतु में? ग्रीष्म ऋतु में। कि ग्रीष्म ऋतु में चारों ओर धरती और आकाश जलते हुए नजर आ रहे हैं। तिन तरवर सभी को रूप हर्यो है, और उसने वृक्ष इत्यादि, और उस ग्रीष्म ने वृक्ष, तिन, उसने तरवर वृक्ष इत्यादि सभी को रूप हर्यो है, समस्त जो चीजें हैं उनके रूप का हरण कर लिया है। अब ये रूप का हरण से मतलब, हरियो का मतलब हरण है, हरण का मतलब चुरा लिया। उन्होंने सभी का, उसने सभी का, वृक्ष इत्यादि सभी के रूप का हरण कर लिया, सभी के रूप को चुरा लिया। अब रूप को चुराने का मतलब, जैसे ही ग्रीष्म ऋतु आती है आप देखते होंगे कि वृक्ष सूख जाते हैं, तालाब सूख जाते हैं, पहाड़ भी इतनी रौनक उनमें नहीं रह पाती है, जिससे सारा रूप ही उनका सौंदर्य नष्ट हो गया हो। तो ये सौंदर्य नष्ट किसकी वजह से हुआ? ये सौंदर्य नष्ट हुआ है ग्रीष्म की वजह से। ठीक है। महाझर लागे ज्योति भादव, इतने में ही ग्रीष्म ऋतु नहीं रुक रही, और भी कुछ परिणाम हमको ग्रीष्म ऋतु के देखने को मिलते हैं। भादव, भादव का यहां अर्थ है जंगल की आग। भादव का क्या अर्थ हो गया यहां पर? जंगल की आग। अब जंगल की आग आपने देखी होगी कि जंगल में जब आग लगती है तो आसपास रहने वाले गांव में अपने आप ही तापमान बढ़ जाता है। तो उस प्रकार, ठीक उसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में जंगल की आग की तरह, ज्योति जंगल की आग की चमक की तरह चारों ओर महाझड़ लगे हुए हैं। जैसे झड़ लग जाते हैं ना, वैसे जंगल की आग की जो लपटें हैं उनकी झड़ चारों तरफ दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है जैसे कहीं आग लग रही हो, चारों तरफ तपन ही तपन पैदा हो जाती है। जलद पवन तन सेक मानो परियो है। जलद, यहां पर जलद का अर्थ बादल नहीं है, जलद का अर्थ है जला देने वाली हवा। तन, शरीर को सेकती हुई मानो परियो, प्रतीत हो रही है कि ये जो गर्म हवा है
ये शरीर को सेकती हुई प्रतीत हो रही है, जैसे सिकाई करते हैं किसी चीज की, गर्म चीज से, ऐसे ही हवा चलती है। आपने देखा होगा गर्मी में हवा, ये स्थिति हो जाती है कई बार कि हम हवा भी चाहते हैं लेकिन हवा से बचना भी चाहते हैं। ये दो स्थिति होती है गर्मी में कि हवा की भी हमको इच्छा होती है और हवा जब चलती है तो हवा से परेशानी भी होती है, क्योंकि हवा इस प्रकार की गर्म चलती है कि हम उसका सामना नहीं कर पाते। ऐसा लगता है जैसे शरीर सिक गया हो, गर्म हो गया हो, जैसे आग की लपटें पड़ रही हो, इस तरह की गरम गरम हवा चलती है तो शरीर को सेकती हुई प्रतीत हो रही है। दारुण तरणी तरे नदी, और दारुण का मतलब भयानक, तरणी का मतलब सूर्य। अब यहां पर देखो तरणी, तरणी अगर इस तरह की मात्रा है छोटी तो इसका मतलब हो गया सूर्य, और अगर इस तरणी में ही बड़ी मात्रा लगा दी जाए तो इसका अर्थ हो जाता है नाव। तो यहां पर दारुण भयानक, सूर्य की भयानक किरणों से ग्रस्त, सूर्य की भयानक किरणों से ग्रस्त जो लोग हैं, तरे नदी सुख पावे, केवल नदी में तैर करके ही सुख प्राप्त कर रहे हैं। जैसे डर रहे हो, सूर्य की किरणें पड़ती है और वो नदी में जाकर के छिप जाते हो, नदी के पानी में बैठ के जाके कि चलो थोड़ा आराम तो मिल रहा है, और उस आराम के चक्कर में वो नदी में बैठे रहते हैं। किसके वजह से? उस सूर्य की भयानक किरणों के वजह से नदी में जाकर थोड़ा बहुत सुख प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन वह सुख भी कब तक है? जब तक नदी में बैठे हुए हैं। सिरी छा चाही बोई चित धरियो, और सबके मन में एक ही बात लगती रहती है। सिरी का मतलब ठंडी, छा का मतलब छाया, चाही बोई चाहने की, चित मन धरियो, सबका मन एक ही जगह लगा रहता है कि कहीं से कोई ठंडी हवा मिल जाए, ठंडी छाया मिल जाए। बाहर भी जाता है तो व्यक्ति ठंडे छाया दिखते ही ऐसा प्रसन्नचित हो जाता है जैसे उसके संसार के सारे सुखी उसको प्राप्त हो गए हो। धूप में निकलने में डर लगता है, जब बाहर निकलता है गर्मी में, किससे कहते हैं बाहर चल जाइए, थोड़ी ये काम कर दीजिए, इतनी धूप है मैं कैसे जाऊंगा, तो हर किसी का और चल भी जाता है। तो ठंडी छाया किसी न किसी रूप में, चाहे वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाए, उसको ठंडी छाया जहां भी मिलती है, बस उसका मन यही लगा रहता है ठंडी छाया कहाँ मिलेगी, ठंडी छाया कहाँ मिलेगी, और इसी में उसका मन लगा रहता है कि कहीं से ठंडी हवा मिल जाए, ठंडी छाया उपलब्ध हो जाए। तो ये किसका वर्णन था? ग्रीष्म ऋतु का। कि ग्रीष्म ऋतु में क्या बताया उन्होंने कि धरती और आकाश चारों ओर से जलते हुए प्रतीत हो रहे हैं, और इस ग्रीष्म ऋतु के कारण वृक्ष इत्यादि सभी के रूप को जैसे इस ग्रीष्म ऋतु ने चुरा लिया हो, और जंगल की आग की तरह झड़ी चारों तरफ लगी हुई प्रतीत होती है। इसके अलावा जला देने वाली हवा शरीर को सेकती हुई प्रतीत हो रही है, और सूर्य की भयानक किरणों से बचने के लिए लोग नदी में जाकर के तैर करके सुख प्राप्त कर रहे हैं, और हर कोई के मन में यही अभिलाषा रहती है कि कहीं से ठंडी हवा, ठंडी छाया मिल जाए। इसी में उनका मन लगा धरा रहता है। तो देखिए, अब ये हमने लिया ग्रीष्म के संदर्भ में। अब वर्षा, मैंने कहा था इसमें शुरुआत में ही कि इसमें दो ऋतुओं का वर्णन है, तो वर्षा ऋतु के वर्णन कैसे हुआ? शब्द वही है, शब्द वही है, अब उनका अर्थ हम वर्षा के रूप में लेंगे। शब्दों में कोई हेरफेर नहीं है, बस अर्थ हमको वर्षा के रूप में लेना है। तो ये कैसे हो गया? जब शब्द वही है और उसी का अर्थ हम दूसरा लेंगे, इसका मतलब एक ही शब्द अनेक अर्थ लेंगे, तो यहां पर श्लेष अलंकार हो जाता है। इस पद्यांश में किसका वर्णन किया, किस अलंकार का प्रयोग किया गया? श्लेष अलंकार का। कौन से कवि ने किया? सेनापति ने। तो देखिए, अब श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए कवि ने इसको वर्षा ऋतु में किस प्रकार वर्णन किया? देखे क्षिति अंबर जले हैं चारी ओर छोर, कि धरती और आकाश में चारों ओर प्रत्येक छोर पर जल ही जल नजर आ रहा है, दिखाई दे रहा है, जल ही जल नजर आ रहा है। और हमने ग्रीष्म क्या लिया था? जलता हुआ प्रतीत हो रहा है, धरती और आकाश चारों ओर से जलता हुआ प्रतीत हो रहा है। और अब क्या क्या ले रहे हैं अर्थ? वर्षा में क्या ले रहे हैं कि इस वर्षा ऋतु में धरती और आकाश संपूर्ण जगह पर जल ही जल नजर आ रहा है। तिन तरवर सब ही को रूप हरियो है, उसने तरवर वृक्ष इत्यादि सभी ही का रूप हरियो है, उसके कारण वृक्ष इत्यादि सभी के रूप में हरियाली आ गई है। हरियो का मतलब पहले तो हो गया था, अपन ने पहले क्या अर्थ लिया था ग्रीष्म के संदर्भ में? चुराना।
उसने चुरा लिया हो, और अब क्या ले रहे हैं अर्थ? हरियाली आ गई है, हरियाली या प्रसन्नता छा गई है। दूसरा अर्थ क्या लिया वर्षा के संदर्भ में? हरियाली या प्रसन्नता। तो उसके कारण वृक्ष इत्यादि सभी में प्रसन्नता छा गई है, सबके रूप सौंदर्य बढ़ गया है, सब सुंदर लगने लगे, हरियाली छा गई, वृक्ष हरे हो गए, पहाड़ भी सुनहरे लगने लगे, नदियों पे झरने बहने लगे, पहाड़ों पर झरने गिरने लगे, नदियों में बहाव चालू हो गया, एक तरीके से सबका ही सौंदर्य बढ़ गया। महाझर लागी ज्योति भादव की होती चले। पहले हमने भादव का अर्थ लिया था जंगल की आग, और अब क्या अर्थ लेंगे हम? अब क्या अर्थ लेंगे हम? अब लेंगे भादव की आग, अब भाद्रपद का महीना। अब भाद्रपद एक महीना होता है हिंदी तिथियों के हिसाब से, तो भाद्रपद के महीने में हम देखते हैं कि भाद्रपद के महीने में वर्षा खूब आती है और झड़ लगते हैं, और झड़ ऐसे लगते हैं कि कई दिनों तक तो 7-7 दिन तक सूर्य के दर्शन हमको नहीं होते हैं। तो भाद्रपद का महीना जैसे आता है तो उसमें बरसात की झड़ी लग जाती है, महाझड़, झड़ी नहीं महाझड़ लग जाते हैं। और जलद पवन तन सेक मानो परियो, और जलद बादल, पहले क्या अर्थ लिया? जलाने वाली हवा, अब क्या लिया? बादल, हवा, तन, शरीर, सेक, सेक का अर्थ लिया सुकून, पहले लिया था हमने सिकाई करना। तो हवा पानी सब शरीर को सुकून पहुंचा रहे हैं, हवा और पानी सब शरीर को सुकून पहुंचा रहे हैं। और इस मौसम का आनंद लेने के लिए दारुण तरनी तरे नदी सुख पावे, दारुण का मतलब लकड़ी, तरनी का मतलब नाव, तरे नदी सुख पावे, और लोग उस लकड़ी की नाव पर बैठ करके नदियों में तैर करके सुख प्राप्त कर रहे हैं। हम देखते होंगे कि बरसात का समय जैसे ही आता है लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, जहाँ पर झरने जल स्रोत है उस इन स्थानों पर जाकर के पिकनिक मनाते हैं, सुखपूर्वक आराम से बैठते हैं। तो ऐसे लोग वहाँ पर सुख प्राप्त कर रहे हैं, कहाँ पर? नदियों में लकड़ी की नाव बनाकर, नाव में बैठ करके और नदी में तैर करके सुख प्राप्त कर रहे हैं, आनंद आ गया उनको। और आनंद क्या आ गया? सीरी छा चाहे वो ही चित्त धरियो, और जिस ठंडी छाह को प्राप्त करने के लिए उनका मन हमेशा उसमें विचलित रहता था कि कहीं से ठंडी हवा प्राप्त हो जाए, जो मन ठंडी छाह में लगा रहता था वह ठंडी छाह उनको प्राप्त हो गई है। जिस बात के लिए उनका मन लगा रहता था कि कहीं से ठंडी हवा मिल जाए, वो छाया उनको प्राप्त हो गई है। सीरी का मतलब ठंडी, छाह का मतलब छाह, चाहे वो ही चित्त धरियो, जिसमें उनका मन लगा रहता था, चित्त धरा रहता था, वह ठंडी छाह उनको प्राप्त हो गई है। ठीक है, अब ये जो नीले अक्षरों में, नीले रंग में जो पंक्ति लिखी हुई है, इनका अर्थ मैंने पहले ग्रीष्म के साथ भी नहीं बताया था, और अब इसका अर्थ बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसमें देखो क्या बताया, देखो चतुराई सेनापति की, सेनापति कविताई कीजू, कि देखो सेनापति की कविताओं की चतुराई, सेनापति जी की कविताओं की चतुराई देखिए कि ग्रीष्म विषम वर्षा की सम करियो है, कि ग्रीष्म और ग्रीष्म के विपरीत कौन सी ऋतु होती है? वर्षा, जहां एक तरफ सब कुछ सूखा ही सूखा हो जाता है और वर्षा में एक तरफ गीला ही गीला हो जाता है। तो ग्रीष्म और उसके विपरीत वर्षा ऋतु का समान रूप से उन्होंने वर्णन कर दिया, एक ही पद्यांश में उन्होंने वर्णन कर दिया। ये किसकी चतुराई है? इस सेनापति जी। देखिए सेनापति जी की चतुराई कि ग्रीष्म और उसके विपरीत वर्षा ऋतु का एक रूप में ही वर्णन कर दिया है। तो इस प्रकार कवि ने एक ही पद्यांश में ग्रीष्म और वर्षा दोनों का वर्णन कर दिया। अब हमको लिखना कैसे? व्याख्या अगर आती है मान लो, तो लिखना कैसे? तो लिखने के लिए कवि इस पद्यांश के माध्यम से ग्रीष्म और वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तो पहले ग्रीष्म के संदर्भ में टॉपिक डालेंगे, पहले ग्रीष्म के संदर्भ में और इसका अर्थ ले लेंगे, दूसरा वर्षा के संदर्भ में और इसका अर्थ लिख देंगे, फिर अंत में जाकर के ये वाली गद्यांश परिवर्तन के हिसाब से ये वाली की एक सेनापति जी की देखो कितनी अच्छी चतुराई है कि एक ही कविता में उन्होंने ग्रीष्म और उसके विपरीत वर्षा ऋतु का समान रूप से वर्णन कर दिया है। तो ये इसकी व्याख्या होती है। अब व्याख्या के पश्चात आता है हमारे, अब इसको व्याख्या लिखना किस तरीके से है, व्याख्या लिखनी किस तरीके से है वो अब बता देता हूं मैं। तो व्याख्या लिखने के लिए हमने
कई बार बताया, हर पद्यांश से बताता हूं। पहले प्रसंग, क्या लिखेंगे? प्रसंग। और प्रसंग के अंतर्गत हम यहां पर लिखेंगे प्रस्तुत। अब ये तो बताने की आवश्यकता है ही नहीं कि जिस पंक्ति में प्रसंग लिख रहे हैं उस पंक्ति में कुछ नहीं लिखना, उसके नीचे गद्यांश परिवर्तन के हिसाब से हमको व्याख्या प्रारंभ करनी है। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के अंतर्गत, अब पुस्तक का नाम लिखेंगे, सॉरी सृजन नहीं, क्षितिज के अंतर्गत, क्षितिज के अंतर्गत कवि का नाम सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन शीर्षक से अवतरित है। इसमें कवि ने ग्रीष्म तथा वर्षा दोनों का वर्णन किया है। ठीक है। अब व्याख्या, व्याख्या बताई थी ग्रीष्म का अलग से और वर्षा का अलग से वर्णन करते हुए अंत में जाकर के ये बता, दो पंक्तियों का अर्थ लिख देना है। इस प्रकार हमको व्याख्या करनी है। विशेष जो अंतिम बिंदु होता है ये भी बहुत आवश्यक होता है, इसके बिना भी व्याख्या अधूरी मानी जाती है। तो विशेष के अंतर्गत क्या लिखेंगे हम? विशेष में सर्वप्रथम हम भाषा, भाषा पूरे पाठ की ही ब्रज भाषा, ब्रज भाषा का प्रयोग। दूसरे में दूसरी विशेषता देखी जाए तो अभी बताया था मैंने श्लेष, और यहां पर जलद पवन तन सेक मानो परियो है, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब ये कैसे होते हैं अलंकार, क्या प्रक्रिया इनकी, ये आप अलंकार वाले वीडियो एक बार देख करके और समझ सकते हैं कि अलंकार किस प्रकार होते हैं। सामान्य जानकारी हमारे चाहे पाठ्यक्रम में शामिल हो या नहीं हो, लेकिन अलंकार की सामान्य जानकारी हमको होनी चाहिए। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है एक बार अलंकार के जो वीडियो है उनको प्लेलिस्ट में जाकर के, अधिकांश वीडियो बना रखे मैंने अलंकार के, तो उन वीडियो को आप देखिए, समझिए। अलंकार जितना अच्छा समझ जाओगे आपको विशेष लिखने में उतना ही बढ़िया आनंद आएगा और हमारे नंबर भी अच्छे आएंगे। तो इसलिए अलंकार भी एक बार देख ले। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग, ठीक। अब इसके बाद इसमें ग्रीष्म तथा वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर चित्रण हुआ है, ये इसका विशेष। जब हम इस प्रकार व्यवस्थित व्याख्या करेंगे, और व्याख्या के लिए ये हो रहा है, ये हमको केवल ऐसे नहीं सुन लिया, हम अपनी कॉपी में भी इनको लिखेंगे। व्याख्या साथ के साथ अपनी कॉपी में लिखते हुए संग्रह रहेंगे। तो व्याख्या से क्या क्या फायदे? व्याख्या से सबसे बड़ा फायदा ये है कि व्याख्या तो हो ही जाती है याद, इसके बाद अगर हमको कन्फर्म पूरी व्याख्या याद है तो उससे बनने वाले जो प्रश्नोत्तर है उनका उत्तर भी हम सहजता से दे सकते हैं। इसलिए व्याख्या जानना बहुत आवश्यक है। तो ये इसकी व्याख्या, प्रसंग और विशेष, तीनों बातें हो गई। अब जो प्रश्न बनेंगे इसमें से वो मैं डिस्क्रिप्शन में देता ही हूं, उन प्रश्नों को भी आप तैयार कीजिए। और पढ़ने के लिए हमेशा केवल प्लेलिस्ट का प्रयोग कीजिए, क्योंकि वहां पर प्लेलिस्ट में आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
उस पाठ से संबंधित सारे वीडियो प्रत्येक पाठ के अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने रख रखे हैं। तो उन प्लेलिस्ट में जाइए और उनको आराम से व्यवस्थित रूप से देख करके अध्ययन करते रहिए, ठीक है। और एक बात और है, अगर अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के लाल बटन को दबा करके और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बात कि कभी कभी अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक का बटन भी दबा दिया करो।